हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। मैं संजय कुमार। हम जो इकोनॉमिक्स का चैप्टर कर रहे थे, मांग की धारणा, कंसेप्ट ऑफ डिमांड, उसको आगे कंटिन्यू करते हैं। उसके अंदर जो हमने क्लास में छोड़ा था, जो पिछली हमने क्लास लगाई थी, उसके आगे कंटिन्यू हम पढ़ते हैं। देखो, उसके अंदर मैंने आपको क्या बताया था, हमें पढ़ना था मांग मात्रा में परिवर्तन व मांग में परिवर्तन और ये करने से पहले मैंने आपको ये भी बताया था भाई, दो स्थिति आपको बताई थी। पहली स्थिति तो ये थी कि एक ही मांग वक्र के बिंदुओं में परिवर्तन कब होता है और मांग वक्र परिवर्तन कब होता है। दोनों स्थिति मैंने आपको डायग्राम के द्वारा बताई थी। एक ही मांग वक्र के बिंदुओं में परिवर्तन कब होता है और जब नया मांग वक्र परिवर्तन कब होता है। ये तो तब होता है जब वस्तु की सेवा की कीमत परिवर्तन होती है, वस्तु की कीमत, और ये तब होता है जब अन्य बातें यानी आय परिवर्तन होती है। यहाँ पर कीमत स्थिर रहती है दोनों स्थितियों में, यहाँ पर कीमत परिवर्तन होती है। ठीक है, तो इसका मतलब जब एक ही मांग, अगर आपसे ये प्रश्न पूछा जाए कि उपभोक्ता एक ही मांग वक्र के विभिन्न बिंदुओं में परिवर्तन करता है, तो ये कौन सी स्थिति होती है, इसमें कौन सी जो मांग को प्रभावित करने वाले तत्व है उसमें से वो परिवर्तन होता है। तो आप क्या कहोगे, कीमत परिवर्तन होती है, अन्य बातें स्थिर रहती है। तो ठीक है, अब हम आगे करते हैं इसको, जो टॉपिक हमारा शुरू करने वाला था, इनके बारे में आपको बता चुका था। अब बात करते हैं मांग मात्रा में परिवर्तन। सबसे पहले मांग मात्रा में परिवर्तन। देखो, मांग में जो परिवर्तन होता है वो दो प्रकार से होता है। एक तो कहते हैं मांग में विस्तार और एक कहते हैं मांग में संकुचन। ध्यान से देखो, तो कुछ बातें ऐसी है तो आपको दोनों बराबर लगेगी, लेकिन थोड़ा सा अंतर आपको ध्यान रखना पड़ेगा। कैसे है पहले मैं बता देता हूँ, उसके बाद उसका एक निष्कर्ष बताऊंगा आपको। तो जब भी हम पूरे का पूरा टॉपिक पढ़ लेंगे ना, उसके बाद निष्कर्ष रूप में आपको सिर्फ 3-4 लाइनें याद करनी है और कुछ भी नहीं करना, आपका पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। देखो कैसे। देखो, सबसे पहले मांग में विस्तार और संकुचन की बात करते हैं। एक तो ये याद रखना, ये दोनों ही वस्तु की कीमत के कारण होते हैं, वस्तु की कीमत के कारण, यानी इसमें अन्य बातें स्थिर रहती है, अन्य बातें स्थिर रहती है। इस चीज को हम कर चुके हैं, इस चीज को कर चुके, इसलिए मैंने वो बातें आपको पहले बताई थी कि एक ही मांग वक्र में जो बिंदुओं में परिवर्तन होता है वो इसके कारण होता है, विस्तार और संकुचन बोलते हैं इसको। इसमें वस्तु की सेवाएं कीमत परिवर्तन होती है और जो अन्य बातें होती है, चाहे भोक्ता की आय है, चाहे उसकी पसंद है, रुचि है, जो भी फैशन है या विषय से संबंधित प्रत्याशाएं हैं, यानी कुछ भी प्रकार का कोई भी जनसंख्या का आकार आपने पढ़ा था, आपने राष्ट्रीय आय का वेतन पढ़ा था, संबंधित वस्तु, स्थानापन्न वस्तु और पूरक वस्तुओं की आपने कीमतें पढ़ी थी, उन सबको आपको स्थिर रखना है। सिर्फ और सिर्फ आप वस्तु की कीमत को परिवर्तन करना है और उसकी वस्तु की कीमत में परिवर्तन के कारण जो मांग में परिवर्तन होता है, अगर वो वृद्धि होती है तो उसको विस्तार बोलते हैं, बढ़ रही है, अगर घट रही है तो उसको हम संकुचन बोलते हैं। तो अब इसको हम डिटेल से करते हैं अलग अलग कैसे। तो फर्स्ट करते हैं मांग में विस्तार। क्या करते हैं, मांग में विस्तार। अगर आपको इस चीज का पता हो, जो विस्तार होता है ना मांग में, वो किसके कारण होता है, वो वस्तु की कीमत के कारण होता है। किसके कारण होता है, वस्तु की कीमत के कारण। अन्य बातें क्या रहती है, स्थिर रहती है। तो उसके आधार पर मैं इसकी परिभाषा लिखता हूँ, बिल्कुल सिंपल है। देखो, अन्य बातों को स्थिर मानते हुए जब वस्तु की कीमत कम हो जाती है तो उस वस्तु की मांग मात्रा बढ़ जाती है। इसे ही मांग में विस्तार कहा जाता है, विस्तार कहा जाता है। देखो, एक बात मैं आपको पहले बता चुका हूँ, हमने पढ़ा था वस्तु की सेवा की कीमत, यानी वस्तु की
सेवे की कीमत वह मांग मात्रा में कैसा संबंध पढ़ा था हमने, अगर आपको याद हो तो। वस्तु की सेवे की कीमत और मांग मात्रा में संबंध क्या पढ़ा था, याद है क्या आपके? वस्तु की सेवा कीमत और मांग मात्रा में जो हमने संबंध पढ़ा था वो पढ़ा था विपरीत या प्रतिलोम, याद है ना? विपरीत संबंध होता है या प्रतिलोम संबंध होता है। इसका मतलब जब कीमत बढ़ती है तो मांग कम होती है, और जब कीमत कम होती है तो मांग बढ़ती है। देखो आपके सामने है, कीमत कम हो जाती है, मांग मात्रा बढ़ जाती है। सिर्फ वस्तु की कीमत, अन्य बातों तो स्थिर रहती है, ये हम इसके शब्द में लिख चुके हैं स्टार्टिंग में। देखो अन्य बातों को स्थिर मानते हैं, ये तो स्थिर है। अन्य देखो मांग को प्रभावित करने वाले जितने भी तत्व है, हम उसका एक पूरा पर्सन किया था। जैसे वस्तु की कीमत है, संबंधित वस्तु की कीमत है, जो भी हमने पूरा ये पर्सन किया था, उसमें टोटल जितने भी आपने फैक्ट पढ़े हैं मांग को प्रभावित करने वाले, निर्धारित करने वाले तत्वों में, उनमें सिर्फ और सिर्फ आपको सिर्फ कीमत को ही परिवर्तन करना है, बाकी सभी बातों को क्या रखना है, स्थिर रखना है। ठीक है, तो कैसे? जैसे मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूँ। इसके अंदर हमने पढ़ा था जैसे अनार की कीमत 100 रुपये थी। आपने उदाहरण किया था ना अनार वाला, ये जो पीछे हमने जो व्यक्तिगत मांग सूची बनाई थी और बाजार मांग सूची बनाई थी, उसके आधार पर करते हैं। जैसे अनार की कीमत 100 रुपये थी, तो ए उपभोक्ता कितनी अनार की मांग करता था, या कितनी मांग मात्रा खरीदता था? 250 ग्राम मांग मात्रा खरीदता था। अगर कीमत घटकर 75 रुपये होगी, यदि कीमत कम होकर 75 रुपये हो जाती है तो मांग मात्रा बढ़कर 500 ग्राम हो जाती है। देखो इसी मांग में विस्तार कहते हैं। ध्यान से देखो, अपने एग्जाम्पल में ले लिया, क्योंकि जब किसी वस्तु की कीमत कम होती है, किसी वस्तु की कीमत कम होती है तो वस्तु क्या हो जाती है, सस्ती हो जाती है। और जब वो वस्तु सस्ती हो जाती है तो उसकी मांग मात्रा बढ़ जाती है। आप भी देख लो, जब यदि आपको कोई वस्तु सस्ती मिलती है तो उसको ज्यादा खरीदोगे, अगर वो महंगी मिलती है तो उसको कम खरीदोगे। यही तो ये रूल बता रहे हैं बस आपको। अब इसके आधार पर हम उसका एक डायग्राम बना देते हैं। देखो बिल्कुल सिंपल सा डायग्राम है, कुछ भी नहीं है। एक डायग्राम बना देता हूं मैं इसके साथ ही, ताकि आपको समझ आ जाए। ये जो उदाहरण है इसके आधार पर बना लेते हैं। देखो हमने एक डायग्राम तैयार करने के लिए यहाँ पर तो ली हमने अनार की कीमत, और यहाँ लिए अनार की मांग मात्रा। ठीक है, मैंने आपको पहले भी बताया था, अभी बता रहा हूँ कि कोई भी स्थिति को ज्ञात करने के लिए पहले वाली स्थिति हमें पता होना चाहिए। मैंने आपको उदाहरण दिया था ना, जैसे मैंने कहा मेरे पास 10 रुपये बढ़ गए, अब बताओ मेरे पास कितने रुपए हैं। तो आपको क्या पता चलेगा? पहले हो सकता है मेरे पास कुछ भी ना हो तो 10 रुपये रहे, हो सकता है पहले मेरे पास 10 हो अब 20 हो जाए, हो सकता है पहले 100 हो तो 110 हो जाए। तो आप कहोगे जी सर आप बताओ पहले आपके पास कितने थे, तभी तो आप आगे वाला निर्णय ले सकते हो। तो इसका मतलब स्टार्टिंग वाला निर्णय तो हमें पता होना चाहिए। और वैसे भी मैं दोनों निर्णय दे चुका हूँ इसके ऊपर, 100 रुपये पर 250 की और 75 पर 500 की। इसका मतलब जब कीमत 100 रुपये थी तो मांग मात्रा थी वो 250 के बराबर थी। कीमत 100 रुपये थी तो मांग कितनी थी? 250 थी। अब कीमत घटकर 75 रुपये हो गई, क्योंकि इस ओ वाई एक्स पर कीमत ली हमने, ओ एक्स एक्स पर हमने मांग ली है, तो मांग बढ़कर 500 हो गई। ये लिखा है मैंने जो अपने उदाहरण में लिखा है। तो कीमत कम होगी तो मांग बढ़ेगी, सिंपल सी बात है। और जब ये मांग बढ़ गई, देखो कीमत तो कितनी कम हुई? 25 रुपये कम हुई, और मांग बढ़ गई 250। और जो ये 250 बढ़ी है इसको क्या कहते हैं? मांग में विस्तार कहते हैं। और ये आपका हो गया मांग, और ए बिंदु से भोक्ता कहाँ चला गया? बी बिंदु पर। देखो मांग वक्र तो परिवर्तन नहीं हो रहा है ना, सिर्फ बिंदु परिवर्तन हो रहे हैं। मांग वक्र तो एक ही है, सिर्फ बिंदु परिवर्तन हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? क्योंकि इसके बारे में मैंने आपको पिछले वाली वीडियो में बताया था, अब भी बता रहा हूँ। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब वस्तु की कीमत में परिवर्तन होता है, अन्य बातें स्थिर रहती है, तो मांग वक्र एक ही रहता है। सिर्फ और सिर्फ बिंदुओं में परिवर्तन होता है जो आपके सामने है। समझे भी? जब कीमत कम हो गई तो मांग बढ़ गई, और जो बढ़ी है उसी क्या कहते हैं? मांग में विस्तार। क्या कहते हैं? मांग में विस्तार। इसका मतलब मांग में विस्तार होता है वो किसके कारण होता है? वस्तु की सेवा की कीमत के कारण होता है। ठीक है, वस्तु की कीमत घट जाती है
तो मांग मात्रा बढ़ जाती है, उसको ही कहते हैं मांग में विस्तार। यहाँ तक आपका एक टॉपिक कंप्लीट हो चुका है, मांग में विस्तार वाला। बिल्कुल सिंपल है ना, इसके अंदर कोई हार्ड है ही नहीं, कोई सोचने वाली बात ही नहीं है। इसके अंदर हम बढ़िया बता सके आपको। तो आपको तो मैं ये बता चुका हूँ कि वस्तु की कीमत और मांग में विपरीत संबंध होता है, इस चीज को हम पढ़ चुके हैं। लेकिन हमने ये भी पढ़ा है जब वस्तु की अन्य बातें स्थिर है और वस्तु की कीमत परिवर्तन हो तो क्या होता है, मांग वक्र एक ही रहता है, लेकिन वस्तुओं जो मांग वक्र के बिंदु है उनमें परिवर्तन होता है। इन दोनों बातों को हम पढ़ चुके हैं, इन दोनों बातों को यही तो लेके आने हमें। देखो इसके आधार पर मैंने इसकी परिभाषा बना दी और परिभाषा के आधार पर मैंने क्या कर दिया, इसका डायग्राम बना दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट जो आपका टॉपिक आता है वो आता है मांग में संकुचन। देखो विस्तार वाला कंप्लीट हो चुका है आपका। अब मैं बात कहता हूं मांग में संकुचन की। मांग में दूसरा भाग है इसमें, मांग में संकुचन। देखो है सेम ही, कोई दिक्कत नहीं है, संकुचन के अंदर कोई अलग से नहीं करना आपको। ये भी संकुचन और विस्तार दोनों होते हैं, वो कीमत के कारण होते हैं। अपने दिमाग में डाल लो आप, ये पक्का दिमाग में डाल लो कि जो कीमत और विस्तार होते हैं ना, वो दोनों ही किसके कारण होते हैं, वस्तु की कीमत के कारण होते हैं। लेकिन अन्य बातों के कारण होते हैं, वो अलग है, वो हम नेक्स्ट टॉपिक में करेंगे। तो मांग में विस्तार और संकुचन की मैं पहले परिभाषा लिख देता हूँ यहाँ पर। देखो अन्य बातें, ये तो लिखोगे, अन्य बातें स्थिर मानते या रहने पर जब वस्तु की कीमत बढ़ जाती है तो वस्तु की मांग मात्रा, अरे ये बढ़ेगी तो क्या होगी, घटेगी, सिंपल सी बात है, घट जाती है, क्योंकि विपरीत संबंध होता है। क्योंकि अगर किसी वस्तु की कीमत बढ़ती है तो वस्तु महंगी हो जाती है, और अन्य बातें स्थिर है, इसका मतलब आय तो स्थिर है, लेकिन वस्तु महंगी होगी तो हम उतनी वस्तु कहाँ खरीद पाएंगे, कम ही खरीदनी पड़ेगी हमें। आय तो मेरे पास 10 रुपये थी, पहले वो 10 मान लें 10 रुपये थी, आइसक्रीम की कीमत 5 रुपये थी, तब तो मैं 2 खरीद पाता था आइसक्रीम को। अब मेरे पास रुपये तो 10 ही है, लेकिन आइसक्रीम की कीमत बढ़कर 10 रुपये होगी, तो मैं एक ही खरीद पाऊंगा। इसका मतलब अगर कीमत बढ़ती है तो मांग क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि आय को तो हमने स्थिर ही मान लिया। अन्य बातों में आती आय तो आय को हमने क्या मान लिया, स्थिर मान लिया। तो अन्य बातें स्थिर रहने पर जब वस्तु की कीमत बढ़ जाती है तो वस्तु की मांग मात्रा क्या हो जाएगी, घट जाती है। इसे मांग में संकुचन कहा जाता है, बस इसे ही मांग में संकुचन कहा जाता है। विस्तार क्या था, जब कीमत घटने पर मांग मात्रा बढ़ जाए वो मांग में विस्तार था, और कीमत बढ़ने पर मांग मात्रा घट जाए ये मात्रा में घटना यानी संकुचन होना। संकुचन जानते हो ना, संकुचन होता है सिकुड़ना यानी कम होना, विस्तार यानी बढ़ना। ठीक है, यानी जब मांग बढ़ जाएगी तो विस्तार हो जाएगा, और जब कीमत के कारण मांग घट जाएगी तो संकुचन हो जाएगा। ठीक है, जैसे हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, उदाहरण ले लेते हैं इसके आधार पर ही। देखो जब अनार की कीमत 75 रुपये थी तो उसकी मांग 500 ग्राम के बराबर थी। यदि कीमत बढ़कर 100 रुपये हो जाती है तो मांग घटकर 250 ग्राम हो जाती है, यानी कम हो रही है ना, पहले 500 थी अब कितनी हो रही है, 250 हो रही है। इसे क्या कहते हैं, मांग में संकुचन कहते हैं, मांग में संकुचन कहते हैं। बस क्यों कम हो रही है तो संकुचन हो रही है, कीमत के कारण हो रही है, इसके कारण इसको संकुचन बोलते हैं। अब इसके आधार पर मैं एक डायग्राम बना देता हूँ, आपको यहाँ बना देता हूँ, दोनों में पता चल जाए आपको। देखो संबंध तो प्रतिलोम ही है ना, वहां पर हम कीमत घटाकर मांग को बढ़ा रहे थे, इसको विस्तार कह रहे थे। यहाँ कीमत को बढ़ाकर मांग को बढ़ा रहे हैं, इसको संकुचन कहते हैं। है तो कीमत के कारण ही, है तो विपरीत ही, यानी ये बढ़ जाती है ये घट जाती है, यानी विपरीत उल्टा चलता है ये। जब कीमत बढ़ेगी तो मांग घटेगी, एक तो ऊपर की ओर जा रहा है एक नीचे की ओर जा रहा है, उल्टा हो गया।
और जब कीमत घटेगी मांग बढ़ेगी, यानी दोनों अलग अलग पक्ष में जा रहे हैं, इसका मतलब उल्टा जा रहे हैं, दोनों एक सीध में नहीं जा रहे। तो देखो कैसे, जब इसकी कीमत 76 रुपये थी तो मांग कितने के बराबर थी, 500 ग्राम के बराबर थी। और जब कीमत बढ़कर 100 रुपये हो गई तो मांग किसके बराबर आ गई, 250 के बराबर आ गई। यहाँ हमने मांग ली है, यहाँ हमने अनार की कीमत ली है। ठीक है, अब इसको ध्यान से समझो आप। देखो जब कीमत 76 थी और जब कीमत बढ़कर 100 रुपये हो गई, कीमत बढ़ रही है ना, आप कह सकते हो कीमत में वृद्धि हो रही है, यानी कीमत बढ़ रही है। जैसे ही कीमत बढ़ेगी वैसे ही मांग क्या हो गई, कम हो गई। और जो मांग कम हुई है उसे बोलते हैं मांग में संकुचन। मांग में, देखो मैं क्यों लिख रहा हूँ इसके अंदर, डायग्राम के अंदर ही बातें क्यों लिख रहा हूँ मैं, क्योंकि डायग्राम से आपको टोटल बात स्पष्ट हो जानी चाहिए। आपको एग्जाम में जब भी प्रश्न आता है ना, तो आपको सीधा डायग्राम बनाकर नहीं आना, क्योंकि डायग्राम आपको इस प्रकार से बनाना है ताकि प्रत्येक बात एग्जामिनर को स्पष्ट हो जाए कि ये डायग्राम क्यों बना रहा है। तो दोनों डायग्राम एक जैसे लगते हैं। मैंने इसको इस तरफ से किया, इसका मतलब ये विस्तार को बता रहा है। मैंने इसको इधर की ओर इसका मुंह रखा है, इसका मतलब ये संकुचन को बता रहा है। और जब इसको बनाओगे आप, ये आपका हो गया मांग वक्र, यानी पहले ए बिंदु पर था, अब वो कहाँ चला गया, बी बिंदु पर। यहाँ पर भी क्या हो रहा है, मांग वक्र नहीं बदल रहा है, यहाँ पर भी मांग वक्र एक ही, सिर्फ बिंदु परिवर्तन हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर भी कीमत परिवर्तन हुई थी और यहाँ पर भी हमने क्या की थी, कीमत परिवर्तन की थी। यहाँ पर भी हमने अन्य बातें स्थिर रखी थी, कीमत परिवर्तन की थी। यहाँ पर हमने अन्य बातें स्थिर रखी थी और कीमत को परिवर्तन किया था। इसी कारण इसके अंदर मांग वक्र परिवर्तन नहीं हो रहा, बल्कि एक ही मांग वक्र में बिंदुओं में परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, ये हो गया आपका मांग में विस्तार और संकुचन। और मैंने आपको स्पष्ट रूप से बढ़िया तरीके से, परिभाषा सेम ही है, आपको इसके अंदर ये ध्यान रखना है कि अन्य बातें आपको स्थिर रखनी है, सिर्फ और सिर्फ वस्तु कीमत को बढ़ाना है, घटाना है। अगर कीमत को बढ़ा दोगे तो मांग कम हो जाएगी, उसको संकुचन बोलते हैं। अगर कीमत को घटा दोगे तो मांग बढ़ जाएगी, उसको विस्तार कहते हैं। विस्तार और संकुचन दो ही बात आपको याद है। ठीक है, ये हो गया आपका विस्तार का डायग्राम, यानी आप पहले विस्तार लिखोगे, हमने लिखा था, उसके नीचे परिभाषा लिखोगे, उसके नीचे डायग्राम बना दोगे। अगर आपको ये क्वेश्चन आता है तो, पर्सनल एग्जाम में आता है तो, संकुचन का ये परिभाषा लिखोगे यहाँ तक, फिर उसके बाद ये डायग्राम बना दोगे। एक एग्जाम्पल अपने आधार पर कोई दे दो, कोई दिक्कत नहीं, जरूरी नहीं आपको यही देना है, कोई भी दे दोगे। एक में कीमत बढ़ाकर मांग को घटा देना, उसको संकुचन के देना। एक में कीमत घटाकर मांग को बढ़ा देना, और जब मांग बढ़ेगी उसको विस्तार बोल देना। और विस्तार और संकुचन कहते हैं वो किसके कारण होते हैं, कीमत के कारण होते हैं। अब आगे पढ़ते हैं मांग में वृद्धि और कमी। ये तो हो गया वस्तु की कीमत के कारण। अब हम पढ़ने वाले हैं मांग में वृद्धि और मांग में कमी। इसको ध्यान से और देख लो एक बार। मैंने यहाँ पर लिखा था मांग में विस्तार और मांग में संकुचन। अब आप कहोगे इन दोनों में अंतर क्या है, एक में वृद्धि लिखी है, विस्तार एक ही तो बात होती है। वृद्धि होती है वो इसको विस्तार होता है, फैलता है। कमी होती है उसको तो संकुचन बोलते हैं। फिर आपने वृद्धि, कमी और विस्तार और संकुचन अलग अलग क्यों लिख दिया, तो ध्यान से सुनो आप। जो मांग में विस्तार और संकुचन होता है वो वस्तु की कीमत के कारण होता है, बस वस्तु की कीमत के कारण होता है। और इसके अंदर अन्य बातें क्या रहती है, अन्य बातें स्थिर रहती है। बस इतनी सी बात आपको याद रखनी है, टोटल परिभाषा आपको याद हो जाएगी। बाकी तो परिभाषा लिखते वक्त तो आपको याद ही है, कीमत और मांग में विपरीत संबंध होता है, कोई जरूरत ही नहीं ज्यादा सोचने की। ठीक है, जो मांग में वृद्धि या कमी होती है उसके लिए आपको ध्यान रखना है, ये अन्य बातें परिवर्तन होने के कारण होती है। अन्य बातें परिवर्तन के कारण होती है और इसमें वस्तु की कीमत स्थिर रहती है। वस्तु की कीमत स्थिर रहती है। ध्यान से देखो, यहाँ पर तो अन्य बातें स्थिर है, वस्तु की कीमत परिवर्तन हो रही है। यहाँ पर वस्तु की कीमत स्थिर है, अन्य बातें परिवर्तन हो रही है। तो सिंपल सी लाइन, आपको सिर्फ इतना ही अपने दिमाग में ये ग्राफ बनाना है आपको। अब जब आपसे पूछ ले
मांग में वृद्धि और संकुचन, ये ध्यान रखना है। ये तो वैसे एग्जाम के भी प्रश्न आते हैं। एक बार सेकंड में क्वेश्चन पूछा गया था कि मांग में विस्तार और संकुचन होता है, उसमें ऑप्शन था वस्तु की कीमत के कारण, आय के कारण, या वही पसंद या रुचि के कारण। तो आपको बताया था विस्तार और संकुचन होता है वो किसके कारण होता है, वस्तु की कीमत के कारण होता है, अन्य बातें स्थिर रहती है। और मांग में वृद्धि और जो कमी बोलते हैं वो अन्य बातों के कारण बोलते हैं, और जो आपकी वस्तु की कीमत है वो क्या रहती है, स्थिर रहती है। तो यहाँ पर हम ये कंप्लीट कर चुके हैं। अब बात आती है इनकी कमी और वृद्धि की, इसको पढ़ते हैं। सिर्फ एक ही लाइन याद करनी है, इसके आधार पर हमने देखो, इसके आधार पर ही हमने क्या किया था, इनकी परिभाषा बनाई थी। देखो, अन्य बातें स्थिर रहने पर वस्तु की कीमत बढ़ जाती है तो उसकी मांग कम हो जाती है, उसे संकुचन बोलते हैं। अन्य बातें स्थिर रहने पर वस्तु की कीमत घट जाती है तो उसकी मांग बढ़ जाती है, उसको विस्तार कहते हैं। सिंपल सी बात है। उसके आधार पर विस्तार कह रहे हो तो आप उसको डायग्राम में विस्तार दिखा दो, अगर आपको कमी कह रहे हैं, संकुचन कह रहे हैं तो उसको संकुचन दिखा दो, सिंपल सी बात है। अब हम करते हैं मांग में वृद्धि और कमी। सबसे पहले करते हैं मांग में वृद्धि। मांग में वृद्धि, देखो एक आपको इसके अंदर बता देता हूं मैं, आपने पढ़ा भी था, मैंने आपको बताया था, आज भी क्लास में स्टार्टिंग में बताया था, और जो पिछली क्लास थी उसके अंदर भी मैंने आपको बताया था। इसके अंदर क्या होता है भी, जब अन्य बातें परिवर्तन होती है, क्या होती है, अन्य बातें परिवर्तन होती है, जैसे आय बढ़ जाती है तो उसमें नया मांग वक्र बदल जाता है। देखो, जब कीमत परिवर्तन होती है उसके कारण तो बिंदु परिवर्तन होते हैं, मांग वक्र एक ही रहता है। इसके अंदर पूरा मांग वक्र ही चेंज करना है, पूरा शिफ्ट करना है, तो इसको हम कह सकते हैं, मांग में वृद्धि को हम ये भी कह सकते हैं मांग वक्र का दाहिनी ओर चले जाना। किस प्रकार, इसका मैं पहले डायग्राम बनाता हूं फिर परिभाषा लिखते हैं। देखो, इसमें मेन शब्द क्या है, मेन शब्द आपको बता चुका हूं एक छोटी सी टेबल के द्वारा। मेन शब्द ये भी, इसके अंदर आपको कीमत को स्थिर रखना है, अन्य बातें से भोक्ता की आय को परिवर्तन करना है। तो देखो कैसे, इसमें कीमत P थी तो मांग Q के बराबर थी, यानी ये हमारा DD वक्र था। ये हमारा कौन सा वक्र था, DD वक्र। ठीक है, जैसे ही वस्तु की कीमत तो स्थिर है और उपभोक्ता की आय यानी मेरी आय बढ़ जाती है। जैसे मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, जैसे 10 रुपए कीमत थी और मेरे पास 10 रुपए थे तो एक आइसक्रीम खरीदता था, यानी आइसक्रीम की कीमत थी वो 10 रुपए थी, एक आइसक्रीम खरीद लेता था मैं। जैसे इसकी कीमत तो स्थिर रही, 10 रुपये रही, और मेरी आय बढ़कर 20 रुपये हो गई, तो मैं क्या कर सकता हूँ, 2 आइसक्रीम खरीद सकता हूँ ना। इसमें कीमत तो स्थिर है, जो परिवर्तन, जो मांग में परिवर्तन हो रहा है वो आय के कारण हो रहा है, और आय यानी अन्य बातों के कारण परिवर्तन हो रहा है, यानी वस्तु की कीमत के कारण नहीं हो रहा, अन्य बातों के कारण हो रहा है। तो देखो कैसे, इसी प्रकार मान लेते हैं मेरी आय बढ़ गई, और आय बढ़ने के बाद मेरी मांग भी बढ़ गई, कीमत तो इसमें स्थिर है, लेकिन कीमत तो स्थिर है। देखो, इस DD वक्र पर भी P कीमत है, और जो नया वक्र बनेगा D1 उसके ऊपर भी कीमत क्या है, P है। इसका मतलब अन्य बातों के कारण जब मांग में परिवर्तन होता है या मांग बढ़ती है तो उसे बोलते हैं मांग में वृद्धि। क्या बोलते हैं, मांग में वृद्धि। ये मांग में वृद्धि हो रही है, क्या हो रही है, विस्तार नहीं है, विस्तार तो कीमत के कारण हो रहा था, कीमत में लिखा था हमने विस्तार, तो यहाँ पर आपको लिखना है मांग में वृद्धि, क्योंकि मैं बता चुका हूँ आपको, मांग में वृद्धि या कमी होती है वो अन्य तत्वों के कारण होती है, कीमत के कारण नहीं होती। तो उसे बोलते हैं मांग में वृद्धि। और मांग वक्र क्या जा रहा है, दाईं ओर जा रहा है ना। मैंने आपको कल भी बताया था, मेरा दाया है वो उधर बोल्ट का दाया इधर होगा, जहाँ मेरा बाया है वही बोल्ट का बाया होगा। इसका मतलब जब आप हमेशा इस साइड में जाओगे तो उससे बोलते हैं दाईं ओर, तो जब वापिस इस साइड में आओगे तो उसे बोलते हैं बाईं ओर। इसका मतलब ये इस साइड में जा रहा है तो कहाँ जा रहा है, दाईं ओर शिफ्ट हो रहा है, दाहिनी ओर चले जाना। यानी जब कोई भी मांग वक्र दाईं ओर चला जाएगा तो उसे बोलते हैं मांग में वृद्धि। और ये वक्र बाईं ओर दाईं ओर जा रहा है ना, तो उसका मतलब इसे क्या कहेंगे, मांग में वृद्धि, क्योंकि कीमत के कारण नहीं हो रहा, अन्य बातों के कारण। अब इसके आधार पर इसकी हम परिभाषा लिख देते हैं।
देखो क्या परिभाषा, जब वस्तु की कीमत स्थिर रहने पर, क्योंकि इसमें कीमत स्थिर रखेंगे ना, वस्तु की कीमत स्थिर रहने पर या वस्तु की कीमत स्थिर रहने पर जब अन्य बातों नहीं, आप सीधे आय लिख लो, जब उपभोक्ता की आय में वृद्धि होती है तो उपभोक्ता मांग को बढ़ा देता है, इसे मांग में वृद्धि कहा जाता है। इसमें मांग वक्र दाईं ओर चला जाता है। मैंने क्या लिखा है, मैंने कोई अपनी तरफ से या कोई मैंने बुक सी बात और लिखी है, मैंने तो डायग्राम को देखकर लिखा है। ये कीमत स्थिर रहती है, अन्य बातें यानी आय में वृद्धि से वृद्धि हो जाती है। जब हमारी आय बढ़ जाती है तो मांग तो बढ़ाएंगे, हम कम करेंगे, बढ़ाएंगे, यानी मांग को बढ़ा देता है। और जो मांग को बढ़ाता है उसको ही मांग में वृद्धि कहते हैं। और इससे जो मांग वक्र होता है वो क्या होता है, दाईं ओर चला जाता है। वृद्धि होने से मांग वक्र कहाँ चला जाता है, दाईं ओर चला जाता है। इसी कारण इसको मांग में क्या बोलते हैं, वृद्धि बोलते हैं। ठीक है, उसको मांग में संकुचन कहते थे, इसको विस्तार कहते थे कीमत के कारण। और जब आय के कारण हो रही है तो उसको मांग में वृद्धि कहते हैं। ये इसकी परिभाषा होगी। तो परिभाषा मैंने कोई अलग से तोड़ दी है, मैंने तो सिंपल सी बात कही है आपको, जो मैंने डायग्राम में देखा था। क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको, जब टॉपिक शुरू किया था मैंने आपको ये बात कही थी, फिर जब कीमत के कारण होता है तब तो मांग वक्र नहीं बदलता, सिर्फ बिंदु परिवर्तन होते हैं। और जब अन्य तत्वों के कारण होता है तब मांग वक्र ही बदल रहता है। ठीक है, कीमत स्थिर रहती है। तो ये आपका पहला हो गया मांग में वृद्धि। इसके अंदर ये लिखोगे, वस्तु की कीमत स्थिर रहने पर, क्योंकि वस्तु की कीमत स्थिर रखोगे, जब भोक्ता की आय में वृद्धि होती है तो भोक्ता मांग बढ़ा देता है। और जिसे मांग में वृद्धि कहा जाता है, इसमें मांग वक्र दाईं ओर चला जाता है, क्योंकि इसके अंदर टॉपिक हमारा ये है मांग वक्र का दाईं ओर चले जाना। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट बढ़ते हैं। इसी में मांग में वृद्धि कंप्लीट हो गई आपकी। अब बात करते हैं मांग में कमी की। दूसरी बात करें मांग में कमी, इसको ध्यान से देखो मांग में कमी, इसका मतलब जो कमी और वृद्धि, ये तो देखो अपने दिमाग में पक्का ठोक लो आप। विस्तार और संकुचन होगा वो कीमत के कारण होगा, कमी और वृद्धि होगी वो कीमत के कारण होगी, अन्य तत्वों के कारण होगी, कीमत स्थिर रहेगी। तो इसके अंदर आप ये भी कह सकते हो मांग वक्र का बाईं ओर चले जाना, या बाईं ओर शिफ्ट होना, या चले जाना, बाईं ओर चले जाना। इसमें मांग वक्र कहाँ जा रहा था, इसमें मांग वक्र दाईं ओर जा रहा था, वक्र दाईं ओर। और जो दाईं ओर जाएगा उसको वृद्धि कहेंगे, और जो बाईं ओर जाएगा तो उसको कमी कहेंगे। तो कैसे, कौन है उसका, मैं पहले डायग्राम बना दूं ताकि परिभाषा बनाने में बिल्कुल सिंपल है। तो डायग्राम देख लो इसका कितना सिंपल सा है। ये OX है, इसमें मैंने मांग ली, OY पर मैंने कीमत ली। और कीमत को तो इसमें रखना स्थिर है, क्योंकि मैं पहले आपको सब बता चुका हूँ। ये जो मांग में कमी वृद्धि होती है, मांग वक्र में परिवर्तन होता है, उसमें कीमत स्थिर रहती है, अन्य बातें परिवर्तन होती है। यहाँ पर मान लो P कीमत पर Q की मांग होती थी, P कीमत पर OQ की मांग होती थी, लेकिन कीमत इसमें स्थिर है, यानी ये आपका पहला मांग वक्र है। यहाँ पर मैं अलग मार्कर से बना देता हूँ आपको। ये आपका पहला मांग वक्र है जो DD वक्र है। ठीक है, जैसे ही क्या हुआ, आपकी आय कम हो गई, मेरी आय कम हो गई। अगर देखो कीमत तो उतनी बड़ी है, कीमत तो स्थिर है, अगर आय कम हो जाती है तो क्या मैं वस्तु को कम करूंगा या बढ़ाऊंगा, मेरी मजबूरी है, मेरे को वस्तु को कम करना ही पड़ेगा, क्योंकि मेरी आय नहीं बढ़ी, आय कम हुई है। अगर आय कम हुई है और कीमत स्थिर है, इसका मतलब मेरे को कम वस्तु ही खरीदनी पड़ेगी। क्योंकि पहले मेरे को 10 रुपये मिलते थे, 5 रुपये के दाम पर मैं 2 आइसक्रीम खरीद लेता था। अब मेरे को मिलते ही 5 रुपये, तो मेरे को एक ही आइसक्रीम खरीदनी पड़ेगी। कीमत तो आइसक्रीम की 5 रुपये ही है, लेकिन पहले मेरे 10 मिलते थे मैं 2 खरीद लेता था, अब 5 मिलते तो 1 खरीदनी पड़ेगी।
इसका मतलब आय कम होने के कारण मांग क्या हो जाती है, कम हो जाती है, मांग क्या हो जाती है, और कीमत स्थिर रहती है। और इसके अंदर जो आपका दूसरा डायग्राम बनता है वो बनता है D1 D1। अब ये देखो मांग वक्र कहाँ रहा है, बाईं ओर आ रहा है ना, मैंने आपको बताया था ये साइड होती है बाईं ओर होती है, ये साइड होती है वो दाईं ओर होती है। ये दाईं ओर जा रहा है, ये कहाँ जा रहा है, दाईं ओर जा रहा है, ये कहाँ रहा है, बाईं ओर आ रहा है। इसका मतलब इसे बोलते हैं मांग में कमी। मांग में, बिल्कुल सिंपल सी है, कोई बड़ा मैटर ही नहीं है, सिर्फ इतना ही बात याद रखनी है आपको। जो मेन बात याद रखनी है वो तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दी थी। अब तो सिर्फ उनको लेकर हम डायग्राम बना रहे हैं, परिभाषा बना रहे हैं। तो यदि वस्तु की कीमत स्थिर रहती है, भोक्ता की आय कम हो जाती है, तो भोक्ता का मांग वक्र वो बाईं ओर चला जाता है, इसको बोलते हैं मांग में कमी। अब इसकी मैं परिभाषा लिख देता हूँ, जो कितनी सिंपल परिभाषा बनेगी। वस्तु की कीमत स्थिर रहने पर जब उपभोक्ता की आय कम हो जाती है तो उपभोक्ता वस्तु की मांग को घटा देता है, इसे मांग में कमी कहते हैं, इसे मांग में कमी कहते हैं। इसमें मांग वक्र बाईं ओर चला जाता है, बाईं ओर चला। देखो इसके अंदर मैंने कोई नया तो बुक्स की बात लिखी, नया कोई मैंने कोई अलग बात लिखी जो आपको याद नहीं हो सकती। मैंने सिर्फ डायग्राम को बनाया और डायग्राम से मैंने परिभाषा बना दी। तो कीमत स्थिर रहने पर भोक्ता की आय कम हो जाती है, तो मांग कम हो जाती है, कम हो जाती है तो आपको बताया था इधर बाईं ओर आता है, इसका मतलब ये बाईं ओर चला जाता है, डायग्राम क्या हो जाता है, बाईं ओर। और ये तो आपको मैंने स्टार्टिंग में बात क्लियर करवा दी थी, क्या करवाई थी भी, जब अन्य बातें परिवर्तन होने के कारण मांग में परिवर्तन होता है, उसमें मांग वक्र परिवर्तन होगा। और जब वस्तु की कीमत के कारण जो मांग मात्रा में परिवर्तन होगा, उसमें मांग वक्र परिवर्तन नहीं होगा, बल्कि सिर्फ बिंदु परिवर्तन होंगे। तो ये तो पक्का श्योर है भी, अन्य बातें हैं, आय है वो अन्य बातें में आती है, अन्य बातें में आती है, तो इसका मतलब मांग वक्र तो परिवर्तन होना ही होना है। अब वो दाईं ओर होगा, इसका मतलब आय बढ़ रही है, मांग में वृद्धि। अगर वो बाईं ओर हो रहा है, इसका मतलब मांग कम हो रही है, यानी मांग में कमी। ठीक है, तो ये मांग में वृद्धि और मांग में कमी आपकी कंप्लीट हो चुकी है। इसको मैं एक बार और, ये थोड़ा से आपका ये टॉपिक महत्वपूर्ण भी है, इंपॉर्टेंट भी है, मैं एक बार और एक लाइन लिख देता हूँ आपको। ठीक है, आपका ये जो मेन जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाएगा। क्या नाम लिखा है, देखो मैंने बताया था मांग में विस्तार और मांग में संकुचन, मांग में विस्तार और मांग में संकुचन। ध्यान रखना, ये क्या होता है, वस्तु की कीमत के कारण होता है। किसके कारण होता है, वस्तु की कीमत के कारण, यानी इसमें कीमत परिवर्तन होती है। और अन्य बातें क्या रहती है, स्थिर रहती है, अन्य बातें स्थिर रहती है। और इसकी क्या विशेषता है, इसके अंदर आप कहोगे जी इसमें एक ही मांग वक्र होता है, एक ही मांग वक्र में बिंदुओं में परिवर्तन होता है, बिंदुओं में, या एक ही मांग वक्र पर बिंदुओं में परिवर्तन है। बस ये इतनी लाइन आप याद रखना, ये आपका मांग विस्तार और संकुचन कंप्लीट है। अगर मैं मांग में वृद्धि और कमी की बात करूं, मांग में वृद्धि और मांग में कमी, ये दोनों होते हैं, वो किसके कारण होते हैं, अन्य बातों में परिवर्तन के कारण होता है, अन्य बातों में परिवर्तन। और इसमें कीमत होती है वो क्या रहती है, स्थिर रहती है, बिल्कुल उल्टा है, स्थिर रहती है। और इसमें क्या होता है, इसमें मांग वक्र ही परिवर्तन हो जाता है, मांग वक्र ही परिवर्तन हो जाता है, यानी बिंदु नहीं, पूरा मांग वक्र। इसमें तो मांग वक्र वही रहता है, एक ही रहता है, सिर्फ बिंदु परिवर्तन होते हैं। इसके अंदर पूरा मांग वक्र ही बदल जाता है। सिर्फ आपको इतने इफेक्ट याद रखने हैं, आपका ये पर्सन कंप्लीट है। इसके आधार पर आपको डायग्राम लाना है, इसके आधार पर आपको परिभाषा को देनी है, यानी इसके आधार पर आपका पर्सन कंप्लीट हो जाएगा, पूरा लेसन तक कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि आगे जो मांग का नियम पढ़ने वाले हो ना, वो इसके आधार पर ही है। ठीक है,
तो ठीक है डियर स्टूडेंट, आज का जो आपका बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो आपका मांग मात्रा में परिवर्तन, मांग में परिवर्तन, जो कंसेप्ट ऑफ डिमांड यानी मांग की धारणा में सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है, वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम नेक्स्ट मांग के नियम है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।